चलो शिवानी आ जाए। रीडिस्कवरिंग फॉरगॉटन हिस्ट्री, मतलब ये कि जिस इतिहास को हम भूल चुके हैं उसके फिर से ढूंढना, है ना। कोई तो इतिहास होगा वो भुला दिया गया और अब उसको फिर से ढूंढा जा रहा है। सरल भाषा में ऐसे समझे कि इतिहास जो लिखा गया जरूरी नहीं था वो सही ही हो, या जो किसी वजह से गुम हो गया तो फिर से उसकी खोज की जा रही है। ठीक है ना। फ्रेगमेंट ऑफ फॉरगॉटन लाइफ, इसमें तो ये चलो यहाँ से स्टार्ट हो गई। क्या है? कॉस्मोपॉलिटनिज्म एंड टॉलरेंस इन द मेडाइवल इंडियन ओशन। हाँ ये हाँ बोलो क्या फिर से। ठीक है, हालांकि देखो अब क्यों हम इस पे बार बार रुक रहे थे। मेडाइवल का एक अर्थ भूमध्य भी होता है ना? ठीक, यहाँ पे मध्य ही है। ठीक है, सारे इसमें कठिन कठिन वर्ड हैं। नहीं है बिल्कुल। बस बस रुको अब देखो। अब कुछ बता दें, कम से कम आज कुछ इस टेक्स्ट के रिगार्डिंग भी कुछ काम का हो जाए। यहाँ बात हो रही है कॉस्मोपॉलिटनिज्म एंड टॉलरेंस इन द मेडाइवल ओशन। मतलब 11वीं से 12वीं शताब्दी जो भूमध्य काल का समय था, मध्यकालीन समय था, उस समय भारत में जो स्थिति थी वो उस समय बहुत संपन्न स्थिति थी। ध्यान से सुनना, इतिहास भी बता रहे हैं और वो चीजें बता रहे हैं, जब लूसेंट पढ़ोगे ना तुम लोग फिर से तो तुम्हें समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे थे। हाँ, उस समय भारत बहुत संपन्न था। चलो, तो उस समय के इतिहास की बात हो रही, और उस समय भारत का जो मिडिल ईस्ट से ट्रेड था, मिडिल ईस्ट मतलब अरब देश, हाँ, उन देशों से भारत का जो ट्रेड था वो बहुत रिच था। बातों को पकड़ते जाना, हमारा भारत मिडाइवल टाइम पे संपन्न था। मिडिल ईस्ट से हमारा व्यापार बहुत रिचली कनेक्टेड था। रिचली कैसे कनेक्टेड था कि बहुत सारे जहाज वहां से यहाँ आया जाया करते थे। एक छोटी सी घटना तो मैं इससे जोड़ के दिखा दे। जब राजा दाहिर का समय था 1712 ईस्वी के आसपास, तो उस समय उस राजा पे यही आरोप था। राजा दाहिर की लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम से भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि कासिम ने ये आरोप लगाया था, कासिम के चाचा ने, कि इस दाहिर ने हमारे जहाज रोक लिए जो कि वहां से सिर्फ गुजर रहे थे। कहां से गुजर रहे थे? हमारे इंडियन ओशन से। ठीक, तो इसका मतलब उस समय व्यापार बहुत हाई लेवल पे था। ठीक है, बात है प्री कॉलोनियल वर्ल्ड की, हम जिस समय मेडाइवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस समय जो स्थिति थी, उस समय का जो कल्चर था और जो रिच ट्रेडिशन था, वो कैसे इंटरकनेक्ट थे। व्यापार के थ्रू भाषाओं का एक्सचेंज होता था, चीजों का एक्सचेंज होता था। हमारे इंडिया से मसाले बहुत पहले से जाते रहे हैं अरब देशों में, क्योंकि वहां पे नॉनवेज प्रिय लोग हैं, हमेशा नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज में मसालों का तड़का लगने से उनका टेस्ट कई गुना बढ़ता है, तो हमेशा से हमारे यहाँ से जाते रहे, तो इसलिए ये कहानी थी। फिर आगे हम देखें कि अब ये बात मतलब 12th सेंचुरी की ही चल रही है आसपास की। ठीक, कल परसों तराइन की युद्ध की बात थी। उस समय मोहम्मद गौरी का भारत में आना भी इसी युद्ध, इसी व्यापार का एक तरीका था, क्योंकि व्यापारियों के बताए गए रास्तों से वो भी आ गया। बस उसने चाहा कि इनकी दौलत हमें पूरी चाहिए, हमें व्यापार नहीं करना, व्यापार में तो ये हम घंटों कई सालों लगे रहेंगे, हमें तो इसी पे कब्जा करना है। कब तक करेंगे व्यापार? मतलब सरल भाषा में, क्यों रोज तिल तिल एक एक और खाओ,
हमें पूरा भर के खाना है, खत्म। मोहम्मद गौरी ने हमला किया 2 बार पृथ्वीराज चौहान पे। पहली बार गौरी हारा, फिर वापस भगा, फिर हमला किया 1 साल बाद। इस बार गौरी जीता, वो हारा। ठीक। हाँ हाँ। एक बार ये युद्ध नॉर्थ में हो रहे थे, साउथ में व्यापार अब भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, जिसे कि यहाँ कहा गया इंटरफेथ फ्रेंडशिप। बहुत अच्छी मित्रता थी व्यापार में। नॉर्थ में युद्ध चल रहे क्योंकि खूंखार लोग आ गए, साउथ में व्यापार शांति से चल रहा। कैसे? अब फ्रेंडशिप के मामले में यहाँ पे 2 अरब व्यापारियों की मित्रता बताई, एक अब्राहिम बिन यीजू और दूसरा अरब मुस्लिम खलाफ इब्न इशाक। ये यहूदी था और ये मुस्लिम था। याद रखना, धर्म उस समय इतना मायने नहीं रखता था। धर्म को ऐसे समझो जैसे अपने यहाँ आजकल जाती हैं। वो लोग धर्म की वजह से व्यापारों को नहीं तोड़ा करते थे, या सोचें कि मुस्लिम है तो ओह हम क्यों खरीदें, हिंदू है तो ओह दूर हो जा। व्यापार व्यापार होता है। इनका जो बॉन्ड था वो पीरियड ऑफ हार्म, हाँ, मतलब इनकी जो व्यापार जो बॉन्ड था, ये स्टीरियोटाइप्स तो था लेकिन अच्छा था, मतलब पॉजिटिव टाइप का। इनकी पीढ़ियों से ये लोग ये व्यापार करते आ रहे थे। कहते हैं ना, हमारे पुरखों से ये प्रथा चली आ रही है कि हम सबका भला करते हैं। तो ये प्रथा तो हो गई, लेकिन कौन सी प्रथा है? हार्मोनियस, एक दूसरे के दोनों का एडजस्टमेंट होने की। तो रूढ़िवादिता का अर्थ पुरानी प्रथाएं होती हैं, लेकिन यहाँ ये अच्छे सेंस में यूज हुई। फिर बिल्ड आइडेंटिटीज, पहचानों का बनना, और सिंक्रेनिक कल्चर, मतलब पहचान बनना। व्यापार हो रहा तो लोगों की पहचान बनती थी। अब्राहिम बिन यीजू इतना बड़ा व्यापारी था उसका कि अब इसके बारे में बता दें, ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, ये रियल कैरेक्टर है। इसको गूगल करके देखना, पीएचडी हुई है इस बंदे पे। अरब की, इजिप्ट की एक मस्जिद में 1 लाख से ज्यादा कागज मिले हैं। उन कागजों पे रिसर्च करने के लिए हमारे राइटर साहब वहां गए थे, उनमें उन्हें ये नाम मिला, अब्राहिम बिन यीजू। कौन? अब्राहिम बिन यीजू। इस बंदे के डॉक्यूमेंट्स में हमारे अमिताभ घोष भैया को एक बंदे का नाम मिला, जिसको उनने नाम दिया कुछ MH3.0, ऐसा कुछ नाम दिया। और रिसर्च उस बंदे पे करने के बाद ये पता चला कि उस बंदे का नाम था बोम्मा। एज अ पैट्रियार्कल कल्चर के हिसाब से उनने बोम्मा के प्रति अपना स्नेह दिखाया, और ये जानना चाहा कि ये बोम्मा जो है, ये बोम्मा इंडिया से है। तो चलिए जरा हम कहानी को शुरू करते हैं। समझ गए? तो ये था इस वर्क के पीछे का हिडन सीक्रेट। धीरे धीरे और भी बातें हैं कि क्या क्या था, तो आगे देखें। इस बुक में समाज की आइडेंटिटीज और उनका जो प्रवाह है कल्चर्स का, और उनका जो सिंक्रेटिक प्रवाह है, मतलब सिंक्रेटिक मतलब होता है स्प्रेड होके घुल जाना। कहते हैं ना अपना डेटा सिंक होता है, सिंक्रोनिक। तो वो पर्टिकुलरली 12th सेंचुरी इजिप्ट और इंडिया, इजिप्ट और इंडिया के संबंध। इजिप्ट को देखना हो तो वर्ल्ड मैप पे देख लेना, और देख ही लेना, तभी दिमाग में अच्छी इमेज बनेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगी। क्योंकि इजिप्ट वो कंट्री है जो 3 महाद्वीपों को जोड़ता है। सोच के देखो। नहीं, हाँ, पिरामिड वहां है। 3 कॉन्टिनेंट को जोड़ता है, सोचो। अफ्रीका भी जुड़ा, एशिया भी जुड़ा, और यूरोप भी जुड़ा। इसलिए वहां पे मिक्स टाइप के लोग पाए जाते हैं। लंबे भी होंगे यूरोपियन जैसे, है ना, गोरे भी होंगे, और उनका पहनावा अफ्रीकन हो जाएगा। समझ गए? मिक्स कल्चर है ना। और कहते हैं ना, जो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति जो था, है ना, मूसा, वो भी वहीं से था। क्योंकि जो तीनों हाथों से लड्डू खा रहा हो, वो गरीब कैसे हो सकता है ना। तो इसलिए तो हमारा राइटर वहां गया था। अभी तक हम लोग क्या सोचते थे, वर्ल्ड भर, पूरे वर्ल्ड में लिटरेचर है। हाँ,
नजर मारो, दुनिया भर में बहुत कुछ है। अभी तो हम घुसे हैं, और मिस्र की जो राजधानी है ना, मिस्र की एक राजधानी है जिसका नाम है कायरो, एक ही राजधानी है, उस पर पूरी की पूरी एक सीरीज बनी है जो कि हमने पूरी की पूरी देखी है, वो है कायरो कॉन्स्पिरेसी। तो उस वो सीरीज अगर होगी हमारे पास सेव इसमें तो दे देंगे। हाँ, तो देखेंगे अपन उसको थोड़ा बहुत। ठीक, चलो, तो ये बात हो गई। फिर मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, चलो इसको पढ़ने से पहले हम पूरा बता दें क्या है कि यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट है मास्टर और स्लेव का, समझिए कैसे। जैसे ही बात स्लेव की आती है तुम्हारे दिमाग में फटाक से एक इमेज बन गई, गुलाम जंजीरों में जकड़ा हुआ। एम आई राइट? हाँ, मतलब गुलाम, अरे वही वेटिंग फॉर गॉडोट का हो, या अपना जो अमेरिका वाला गिरमिटिया मजदूर हो, हालांकि दोनों शब्द तुम्हारे लिए नए हैं, गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, हाँ, हाँ। तो वैसा वाला मजदूर नहीं, यहाँ पे स्लेव और मास्टर मतलब बहुत वफादार और अच्छे संबंध वाला, मतलब इतना खास। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था ना, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक को वो अपनी पूरी पूरी साम्राज्य दे के जाता है। सोचो, है ना कमाल की बात, पूरा भारत दे के जाता है वो, पूरा भारत दे के जाता है। फिर गुलाम वंश स्टार्ट होता है ना, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी। ठीक, तो बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर है। इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, ये एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अफेक्शन होता है इनका, और साथ ही साथ मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें ही हैं। ठीक है, तो सरल भाषा में ये बताना चाह रहे हैं कि एक स्लेव और मास्टर का रिश्ता बड़ा पवित्र हुआ करता था इस वर्क में, और दोनों ही इतना विश्वास करते थे कि कई बार तो ये जो है ना, कई बार इसको अकेले व्यापार के लिए भेजता है, बोला पूरा तू ही करके आ, इतना विश्वास है, तू पैसे का झोल करके नहीं आएगा। तो स्लेव स्लेव नहीं है, भाई जैसा है। बस इसको यहीं खत्म करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट डे में